हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी 300 को। तो मूवी शुरू होती है एक लड़के पर। जब वो लड़का पैदा हुआ तो सारे स्पार्टन्स की तरह उसका भी मुआयना किया गया। अगर वह बहुत नाटा, कमजोर या अपंग होता तो उसे भी बाकी बच्चों की तरह मार दिया जाता। पैरों पर खड़ा होना सीखते ही उसे जंग की तैयारी में झोंक दिया गया। उसे सिखाया गया, न कभी भागो, न कभी घुटने टेको। उसे यह भी सिखाया गया कि मैदान जंग में स्पार्टा के लिए शहीद होना ही सबसे फक्र की बात होती है। स्पार्टा के रिवाज के मुताबिक 7 साल का होते ही उसे अपनी मां से जुदा करके जंग की तैयारी के लिए भेज दिया गया। उसे स्पार्टा के 300 साल पुराने जाबाज समाज में ढाला गया, जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन सिपाही ढाले जाते थे। वतन से मोहब्बत लड़के को मजबूर कर देती लड़ने के लिए, भूखा रहने के लिए, खाना चुराने के लिए और जरूरत पड़े तो कत्ल करने के लिए। उसे बेरहमी से पीटा जाता, बर्दाश्त सीखने के लिए, दर्द सहने के लिए, आजमाइश के लिए उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया ताकि वो अपनी हिम्मत और अक्ल से कुदरत के कहर का मुकाबला कर सके। जंगल की वो सर्द रात उसके हिम्मत का इम्तिहान थी। या तो एक जाबाज स्पार्टन्स की तरह लौटेगा या वहीं मर जाएगा। भेड़िए ने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। काली फौलादी पंजे, ज्वालामुखी के लावे की तरह धधकती हुई आंखें, जैसे जहन्नुम की शोले दहक रहे हों। विशाल भेड़िए ने आने वाले शिकार की खुशबू सूंघ ली थी, मगर लड़का बिल्कुल खौफजदा नहीं था। उसके शरीर में सनसनी दौड़ रही थी और फेफड़ों में सर्द लहर। लड़के के हाथ तन गए और उसका निशाना अचूक, और वो लड़का जिसे मौत के हवाले कर दिया गया था वापस लौट आया स्पार्टा का शान बढ़ाने, राजा की तरह। अब मूवी मूव होती है तो हम एक फारसी दूत को देखते हैं जो राजा लियोनाइडस से मिलने के लिए जाता है, जिसके हाथों में उन राजाओं की खोपड़ियां होती हैं जो उसके राजा का कहना नहीं मानते। अब वह दूत राजा लियोनाइडस से मिलता है। राजा उससे मिलते ही कहते हैं, फारसी, पहले ये जान लो, स्पार्टा में हर शख्स, किसी राजा का पैगंबर भी, अपने हर अल्फाज का जिम्मेदार खुद होता है। तो अगर कोई भी बात करना तो सोच समझ के करना। बताओ क्यों आए हो यहाँ? फारसी कहता है, जमीन और पानी के लिए। अब राजा कहता है, सिर्फ जमीन और पानी के लिए फारस से तुम यहाँ आए हो? तभी रानी कहती है, बेवकूफ़ों जैसे बातें ना करो, जो भी कहना है खुलकर कहो। वह फारसी कहता है, मर्दों के बीच में ये औरत क्यों दखल दे रही है? अब रानी कहती है, क्योंकि स्पार्टन औरतें ही असली मर्दों को जन्म देती हैं। फिर राजा लियोनाइडस कहता है, क्यों ना हम अपना दिमाग ठंडा रखकर बात करें। अब राजा और फारसी बातें करने लगते हैं। फारसी कहता है, अगर तुम्हें अपनी मुकम्मल तबाही और जान प्यारी है तो गौर से सुनो लियोनाइडस। जक्शीस हर वो चीज जीत लेता है जो उसे पसंद होती है। उसकी फौज इतनी कसीर है कि जब वो चलती है तो जमीन थर्राती है, इतनी बड़ी कि नदियों को पीकर सुखा दे। खुदावन शहंशाह जक्शीस एक मामूली सी चीज चाहते हैं, जमीन और पानी का एक अदना तोहफा, स्पार्टा के समर्पण की निशानी। अब लियोनाइडस कहता है, समर्पण, ये तो एक समस्या वाली बात हो गई। सुना है कि अथेनियंस तुम्हारा ये प्रस्ताव ठुकरा चुके हैं, तो अगर वो नौसिखफे और लौंडेबाज इतना जिगर रख सकते हैं तब तो हम स्पार्टन्स का अपना एक मान सम्मान है। अब फारसी कहता है, बहुत सोच समझ कर बात करना लियोनाइडस, कहीं ये बात तुम्हारी आखिरी बात ना बन जाए। तब लियोनाइडस अपनी म्यान से तलवार निकालता है और फारसी के गले पर रख देता है। वह फारसी एक कुएं के द्वार पर खड़ा होता है। लियोनाइडस कहता है, तुम मारे गए राजाओं का सर और ताज मेरे शहर के द्वार पर ले आए, मेरी रानी का अपमान किया, मेरे लोगों को मौत और गुलामी की धमकी दी। मैंने सोच समझ कर बात की है फारसी, तुम्हें भी वैसे ही करनी चाहिए थी। तुम्हें जमीन और पानी चाहिए, वो तुम्हें नीचे मिल जाएगी। लियोनाइडस उसको अपने लात के प्रहार से उस कुएं में गिरा देता है और उसके सारे लोगों को भी उसी कुएं में फेंक दिया जाता है। अब मूवी मूव होती है तो लियोनाइडस अपने पुराने देवताओं के मंदिर में जाता है, जहां पर उसके देवताओं के पुजारी होते हैं, जिनको इफोर कहा जाता है। ये अड़ियल कमीने, इंसान कम जानवर ज्यादा, पर लियोनाइडस को भी इनको रिश्वत देना और मनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्पार्टन्स राजा पुजारियों के आशीर्वाद के बिना जंग नहीं लड़ सकता। अब लियोनाइडस मंदिर में पहुंचकर उन पुजारियों से कहता है, फारसी कह रहे हैं हमारे पास लाखों की फौज है,
शायद वो बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, लेकिन हम बड़ी से बड़ी फौज का मुकाबला खूब डटकर कर सकते हैं। अब उनमें से एक पुजारी कहता है कि पहले तुम ये बताओ कि चढ़ावे में क्या दोगे। फिर लियोनाइडस उनको सोने के मोहरे देता है और कहता है, हम अपनी युद्ध की रणनीति पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे और यूनान की मातृभूमि उन्हें खुद मिटा देगी। फिर से उन पुजारियों में से एक कहता है, ये अगस्त का महीना है लियोनाइडस, और पूर्णमासी भी आने वाली है। ये पवित्र और प्राचीन त्योहार है। कार्य के दौरान स्पार्टा को जंग शुरू नहीं करना चाहिए। फिर लियोनाइडस कहता है कि अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो सारे स्पार्टन्स मर जाएंगे, इसके मर्द लड़ते मर जाएंगे और इसके बच्चे औरतें गुलाम बना दिए जाएंगे। तो हम उन्हें समुद्र तट पर ही रोक देंगे, एक विशाल दीवार बनाकर, और हम उन्हें मजबूर कर देंगे पहाड़ों की उन दर्रों में जाने को जिन्हें नर्क का द्वार कहा जाता है। तब उन पतले रास्ते पर उनकी भारी तादाद किसी काम की नहीं होगी। हम जर्क्सिस और उसके सिपाहियों को इतना हताश और निराश कर देंगे कि उनको लौटने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। अब एक पुजारी फिर कहता है, हमें ऑरकल से पूछना पड़ेगा। ये पुजारी मनहूस सड़ी सूरत वाले स्पार्टा के जहालत के दिनों से बचे हुए नाकारा पुराने लोग, जो पुराने परंपराओं से आज भी चिपके हुए हैं। वो परंपराएं जिन्हें लियोनाइडस तक नकार नहीं सकता, क्योंकि उसे पुजारियों की बात माननी पड़ेगी। यही कानून था। पुजारी सबसे खूबसूरत लड़कियों को चुनकर अपने पास रखते थे, देवी तक पहुंचने का माध्यम बनाकर। खूबसूरत होना इन लड़कियों के लिए श्राप बन गया था, क्योंकि काली आत्मा वाले ये बूढ़े गिद्ध अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए इन्हें इस्तेमाल करते थे। अब पुजारी उस लड़की के माध्यम से ऑरकल से संपर्क करता है और कहता है, पूरा यूनान मिट जाएगा, तुम्हें ये लड़ाई नहीं करनी चाहिए और इस बार आने वाले त्योहार का जश्न मनाना चाहिए। राजा निराश होकर लौट जाता है। बदशक्ल मनहूस भ्रष्ट पुजारी जर्क्सिस के लोगों के हाथों से बिक जाते हैं, चंद सोने के सिक्कों और कुमारी ऑरकल्स के लिए। अब अगली सुबह 300 लोगों को लियोनाइडस इकट्ठा करता है। वो अपने राजा के साथ जर्क्सिस का मुकाबला करने निकल पड़ते हैं। तभी वहां पर उस राजा के संसद के लोग आते हैं और लियोनाइडस से कहते हैं, राजा साहब, ऑरकल बोल चुकी हैं, पुजारी बोल चुके हैं, स्पार्टन्स फौज जंग पर नहीं जा सकती। तब लियोनाइडस कहता है, हरगिज नहीं जाएगी, मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, मैं सिर्फ घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ और ये 300 बहादुर मेरे खास अंगरक्षक हैं। हमारी फौजें स्पार्टा में ही रहेंगी। इस तरह से वो अपने फौज को लेकर नर्क के द्वार उन 300 बहादुर योद्धाओं के साथ निकलता है। अपने रानी से मिलने के बाद रानी उसको निशानी के तौर पर एक ताबीज देती है और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। अब उसको रास्ते में डेक्सॉस के कुछ लोग मिलते हैं। उनका राजा कहता है, मैं भी आपके साथ जर्क्सिस से युद्ध करना चाहता हूँ। तब लियोनाइडस कहता है, मेरे दोस्त, अगर तुम खून के प्यासे हो तो बिल्कुल तुम्हारा स्वागत है। और इस तरह से वो लोग उसकी सेना में शामिल हो जाते हैं। वो लोग चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं, जहां के सारे लोग गायब होते हैं और उनके घरों को जला दिया गया होता है। यह सब काम फारसियों का होता है। तभी उनकी नजर गांव वालों पर जाती है, जिनकी लाशों को पेड़ पर लटका दिया गया होता है, और वो वहां से फिर से चल पड़ते हैं नर्क के द्वार की तरफ। अब सब वहां पर पहुंचकर दीवार बनाने लगते हैं। तभी वहां जर्क्सिस का एक आदमी आता है और कहता है, किसके हुक्म से ये दीवार बना रहे हो? कहाँ है तुम्हारा राजा? पर वहाँ मौजूद स्पार्टन्स कुछ नहीं बताते, जिससे वह नाराज हो जाता है और अपना चाबुक निकालकर उनको मारने की कोशिश करता है। पर उनमें से एक योद्धा अपना तलवार निकालकर उसका हाथ उसके धड़ से अलग कर देता है। वह कहता है, अब जाओ और कह दो अपने राजा से कि उसका मुकाबला आजाद लोगों से हुआ है, गुलामों से नहीं। अब वह फारसी वहां से चला जाता है। फिर लियोनाइडस का कप्तान लियोनाइडस से कहता है, दीवार मजबूत है, ये फारसियों को नर्क के द्वार की तरफ मुड़ने पर मजबूर कर देगा। तब लियोनाइडस कहता है कि क्या कोई पहाड़ियों से होकर हमारे पीछे आने का कोई और रास्ता है? तभी वहां पर एक कुबड़ा बदशक्ल आदमी ये सब कुछ सुन रहा होता है। दरअसल वो लियोनाइडस और उसके साथियों का पीछा स्पार्टा से ही कर रहा होता है। जब वो अपने सिपाहियों के साथ निकलता है तो वो भी उसका पीछा करता हुआ आता है। अब वह कुबड़ा कहता है कि ऐसा एक रास्ता है महाराज, उस पश्चिमी पहाड़ी के पीछे से, जो चरवाहों का रास्ता है, वहां से फारसी हमें पीछे से घेर सकते हैं। अब राजा का कप्तान उस पे अपना भाला तान देता है
और कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, पर वह कहता है मुझे आपसे बात करना है राजा साहब। तभी राजा कप्तान से भाला हटाने को कहता है और उससे बात करने लगता है। वो कहता है तुम तो एक स्पार्टन्स के लिबास में हो। तब वह कहता है मेरा नाम इफिल्टियस है, स्पार्टा में जन्मा एक बच्चा, पर अपंग होने की वजह से मुझे स्पार्टा को छोड़ना पड़ा, क्योंकि स्पार्टा में जन्मा बच्चा अगर अपंग, अपाहिज या नाटा होता है तो उसे पैदा होते ही मार दिया जाता है। मैं विनती करता हूँ कि मेरे पिता का नाम रोशन करने के लिए मुझे जंग में सेवा करने की इजाजत दी जाए। तब राजा लियोनाइडस कहता है अपनी ढाल उठाओ अपने गर्दन तक, पर वह अपंग होने की वजह से ढाल उठाने में असमर्थ होता है। बहुत कोशिशों के बावजूद भी अपनी ढाल नहीं उठा पाता। फिर राजा कहता है मुझे माफ करना मेरे दोस्त, पर हम में से हर कोई एक सिपाही तो नहीं बन सकता। अगर तुम स्पार्टा को जीतने में मदद करना चाहते हो तो मैदान जंग में लाशों को हटाओ, घायलों को संभालो और उन्हें पानी पिलाओ, लेकिन जहाँ तक लड़ने का सवाल है मुझे माफ करना मेरे भाई। लियोनाइडस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जर्कशीस की लाखों की सेना आती है। स्पार्टन्स योद्धा उन पर टूट पड़ते हैं, जिनकी भाला प्यासी होती है सिर्फ खून के लिए। कईयों के सर काटते मारते उनको नर्क भेजते आगे बढ़ते रहते हैं। लियोनाइडस उन पर अपना कहर बरसाता है और सबको मार डालता है। तभी उन पर तीरों की बौछार होती है। फारसियों के तीरों ने सूरज को भी ढक लिया होता है। उन विषैली तीरों को रोकने के लिए लियोनाइडस और उसके सिपाही अपने ढाल का इस्तेमाल करते हैं और एक बार फिर उठते हैं उन्हें मौत की नींद सुलाने के लिए, और वो सारे स्पार्टन्स उन सभी का अंत कर देते हैं। अब इस हार के बाद जर्कशीस खुद मिलने आता है। वह कहता है आओ लियोनाइडस, कुछ समझदारी की बातें करें। ये महज पागलपन ही होगा कि तुम्हारे जैसा बहादुर राजा और सिपाही मार दिए जाएं। तुम्हारा कबीला बहुत ही बेमिसाल है। सोचो तुम्हारे कबीले का क्या होगा जब फतेह के लिए मैं अपने ही आदमियों को मार सकता हूँ। तुम्हारे उस सरजमी को मेरे एक ही इशारे पर जलाकर खाक कर दिया जाएगा। सोचो तुम्हारे औरतों का क्या होगा। अब लियोनाइडस कहता है यकीनन तुम मेरे औरतों को नहीं जानते। मुझे ये महसूस होता है कि तुम्हारे फौज के लिए हमारी औरतें काफी थी। तुम्हारे पास गुलाम ज्यादा हैं मगर योद्धा कम। अब जर्कशीस कहता है मैं एक मेहरबान देवता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अमीर बना सकता हूँ। तुम्हारे एथेनियन दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दो। फिर लियोनाइडस कहता है बेशक, पर वो घुटने टेकने वाली बात ऐसा है कि तुम्हारे आदमियों को मारने काटने के बाद में मेरे जांग में अजीब सी अकड़न होने लगी है, इसलिए वो घुटने टेकने वाली बात मुमकिन नहीं। अब ये बात सुनकर जर्कशीस तिलमिला उठता है और वापस लौट जाता है। अब वह उस सेना को भेजता है जो बेरहम होते हैं। शहंशाह जर्कशीस के निजी सैनिक। फारसी देवता ने अपनी कमजोरी दिखा दी थी। अहंकार, घाव और लाशों का खेल शुरू होने से पहले ही जुनूनी राजा ने अपनी ताकत झोंक दी थी। जर्कशीस लियोनाइडस के जाल में फंस गया। अविनाशियों का इम्तिहान स्पार्टा के तलवारों ने ले डाली। अविनाशी इस इम्तिहान में नाकामयाब रहे और वो जो खुद को देवता कहता था इंसानों की तरह खौफ की लहर महसूस करने लगा। अब तो लियोनाइडस को भी जीत की उम्मीद होने लगी थी। अगली सुबह हंटर बरसे, दरिंदे चिल्लाए। जर्कशीस के दूर देश से लाए जानवरों ने हमला किया। जब ताकत काम न आई तो उन्होंने जादू का सहारा लिया। सैकड़ों देश उन पर टूट पड़े, पर पतले रास्ते में फंसने के बाद में उनकी तादाद का कोई महत्व न रहा। स्पार्टन्स ने लाखों की तादाद को मारा और कटे हुए शरीर, टूटे हुए ख्वाबों को जर्कशीस के पास भेज दिया। राजा जर्कशीस अपने सिपह सालारों से नाराज हो गया और उसका कहर उन पर बरस पड़ा। जर्कशीस के दूर दराज दुनिया से मैदान जंग में काले राक्षस भिजवाए गए, पर वो दरिंदे बेकार निकले। फारसी सिपाहियों के खून पर फिसल गए। स्पार्टन्स मारते काटते आगे बढ़ते रहे, पर इस जंग में लियोनाइडस के कप्तान के बेटे का सर एक फारसी काट देता है। जवान बेटे की सर कटी लाश देखकर कप्तान कतार छोड़कर निकल गया। वो खून का प्यासा हो गया। बेटे को खोने के दर्द में डूबी कप्तान की चीखें दुश्मन के लिए जंग के नगाड़े से कम न थी। उसे काबू में लाने के लिए 3 आदमियों की जरूरत पड़ी। उस दिन स्पार्टन्स शोक में डूब गए। अब मूवी मूव होती है तो हम देखते हैं उस बड़े इफिल्टियस को, जो आकर जर्कशीस से मिल जाता है और उसे वो गुप्त मार्ग बता देता है, कुछ दौलत, औरत और वर्दी के लिए। इधर लियोनाइडस की रानी स्पार्टा के संसद प्रमुख से मिलती है और कहती है मुझे हमारे राजा को फौज भेजने के लिए तुम्हारे ओटों की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, पर मैं ये किस लिए करूं? तब रानी कहती है तुम्हारे राजा के लिए।
जो इस वक्त उस पानी के लिए लड़ रहा है जो हम पी रहे हैं। फिर सांसद कहता है, सही कहा आपने, पर ये राजनीति है। तुम्हारा पति अपने देश और तुम्हारे लिए लड़ने गया है, तो मैं अगर फौज भेजने में मदद करूं तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ तो मैं ऐसा कर सकता हूं। अब रानी तैयार हो जाती हैं अपने राजा और स्पार्टा को बचाने के लिए। फिर मूवी मूव होती है तो हम स्पार्टन्स योद्धाओं को देखते हैं जो अपने शरीर की मरहम पट्टी कर रहे होते हैं। उस लड़ाई में कुछ स्पार्टन्स मरते हैं, कुछ घायल होते हैं। डिलियस भी उसी में से एक स्पार्टन्स योद्धा होता है जिसकी एक आंख लड़ाई के दौरान घायल हो जाती है। अब उसको लियोनाइडस बुलाता है और कहता है, तुम इस युद्ध में मत लड़ो और यहाँ से चले जाओ। पर डिलियस कहता है, मैं तैयार हूँ इस युद्ध में लड़ने के लिए। मेरी एक आंख नहीं रही तो क्या हुआ, भगवान ने मुझे 2 आंखें दे रखी थी। तब लियोनाइडस कहता है, वो तो तुम हो ही एक बेहतरीन सिपाही, पर तुम में दूसरे स्पार्टन्स के अलावा भी बहुत सारे गुण हैं। तुम मेरा आखिरी फरमान स्पार्टा के संसद तक पहुंचाओगे, उन्हें पूरी कहानी बताना ताकि हर यूनानी जान ले कि यहाँ क्या हुआ था। तुम एक महान दास्तान सुनाना, एक फतेह की दास्तान। लियोनाइडस अपने गले का ताबीज रानी को दे देता है और उसे वहां से भेज देता है। उधर रानी संसद भवन में अपना बात रखने जाती हैं। वह कहती हैं, हमें पूरी स्पार्टा फौज को भेजना चाहिए, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए। तभी उस संसद का प्रमुख उठता है। असल में ये जगशीश के हाथों बिका हुआ होता है। वह कहता है, इस संसद को इतिहास का पाठ मत पढ़ाइए रानी साहिबा। तब रानी कहती हैं, तो फिर कौन सा पाठ पढ़ना चाहते हो तुम? क्या मैं उनकी गिनती शुरू करूं? सम्मान, कर्तव्य या शान की? तब वह कहता है, तुम बात कर रही हो सम्मान, कर्तव्य और शान की, और अय्यासियों का क्या? जरा देखिए इसे ध्यान से। हकीकत में ये एक बदजलन औरत है। आप इन पवित्र संसद के सदस्यों से मत खेलिए रानी जी, क्योंकि कुछ ही घंटों पहले आपने मुझ पे भी अपना जाल फेंका था। अगर मैं कोई कमजोर मर्द होता तो आपके जाल में फंस जाता। वह अपने वादे से मुकर जाता है जिसका सौदा रानी के जिस्म से करता है। तब रानी वहां खड़े एक सैनिक का तलवार निकालकर उसके पेट में उतार देती हैं और उसके पास जो जगशीश के दिए हुए कुछ सोने के सिक्के होते हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। तब सभी सांसदों को पता चल जाता है कि ये एक गद्दार था। अब मूवी मूव होती है तो हम देखते हैं कि जगशीश की फौज पीछे के रास्ते से आकर घेर लेती है, जिसका पता फेल्टियस देता है। अब जगशीश का सिपह सालार कहता है, लियोनाइडस, तुम्हारे बेइज्जतियों के बावजूद, तुम्हारे बेअदबियों के बावजूद मेहरबान शहंशाह सब कुछ भूलने को तैयार हैं। तुम अपने मुल्क के लिए लड़े, अब वो तुम्हारा हुआ अगर तुम अपने हथियार डाल दो और घुटने टेक दो। लियोनाइडस एक समय के लिए सुन्न हो जाता है और वह अपनी ढाल फेंक देता है। फिर इफेल्टियस से कहता है, मेरे भाई, तुम्हारा उम्र बहुत लंबी हो, और अपना भाला फेंक कर घुटने टेक देता है। पर स्पार्टन्स योद्धा का घुटने टेक देना गवारा कहाँ, क्योंकि उनको तो यही सिखाया गया होता है, ना कभी झुको ना कभी घुटने टेको। तभी लियोनाइडस चिल्लाता है, स्टेलियस, और वह अपना पूरा भाला सिपह सालार के शरीर में उतार देता है। फिर लियोनाइडस भी अपना भाला उठा लेता है और उसे दौड़ता हुआ जगशीश की तरफ फेंकता है, पर उसका लक्ष्य दूर होता है, जिस वजह से संतुलन बिगड़ जाता है और जगशीश के गलफड़े को चीरता हुआ भाला निकल जाता है। तभी जगशीश के सिपाही हमला कर देते हैं। उसके सीने में कुछ तीर लग जाते हैं, उसके साथी भी मारे जाते हैं। जगशीश के सिपाही उस पर इतने तीर छोड़ देते हैं कि उसके वज्र जैसे सीने को भी छन्नी कर डालते हैं। अब मूवी मूव होती है तो हम डिलियस को देखते हैं जो स्पार्टा में पहुंच जाता है। वह रानी को उसका ताबीज देता है। रानी को पता चल जाता है कि उसका राजा अब नहीं रहा। डिलियस सभी स्पार्टा वासी को उसकी वीर गाथा सुनाता है। उस राजा को नहीं चाहिए थी स्मारक, ना वीरता और ना जंग का नगमा। छोटी सी ख्वाहिश थी उसकी, हमें याद रखना उसने कहा था मुझसे, यही उम्मीद थी उसकी। लियोनाइडस ने मृत्यु को अपनाया सिर्फ हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों और औरतों के लिए। अब डिलियस स्पार्टा के 30,000 सैनिकों के साथ एक बार फिर से खड़ा होता है जंग के लिए, और इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। एक रानी जिसने अपनी आबरू तक लुटा दिया स्पार्टा की इज्जत बचाने के लिए, एक राजा योद्धा जिसने अपने प्राण तक गवा दिए स्पार्टा और उसके लोगों को बचाने के लिए।